जो स्किन में पेनिट्रेशन होती है इसकी, ये स्किन के हिसाब से होती है, स्किन के ऊपर जो बीमारी है यानी कि जो उसके स्कार्स हैं उसके हिसाब से आप इसको डिसाइड करते हैं कि कितना इसकी पावर होगी, कितना इसको आप यूज़ करेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जो हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम उसको स्कार्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम उनको ओपन पोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ स्किन रिजुविनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि हमने रिंकल्स को एड्रेस करना है। हर किसी का अपना अपना लेवल है, उसमें फिर एनर्जी देखी जाती है, उसकी डेप्थ देखी जाती है कि वो कितना डीप जाके पेनिट्रेट करेगी, जो आपने बताया अभी। तो ये सारी चीज़ें देख के डिसाइड करते हैं। इसलिए ये भी बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने CO2 फ्रैक्शनल लेज़र परचेज कर लिया है, लेज़र इट्स अ मशीन, लेज़र मशीन है। जिस तरह से कैमरा किसी को परचेज करके हर बंदा कैमरा ऑपरेट नहीं कर सकता, द सेम इज केस विद द CO2 फ्रैक्शनल लेज़र मशीन। अच्छा, इसका फ्रैक्शनल लेज़र का पहला टारगेट जो है वो तो हो गया हमारा एक्नी स्कार्स। और एक्नी स्कार्स वंस अगेन हम बात करें कि एक्नी खास एज में होती है, और जैसे कि आपने बताया कि जो ऑयली फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं या जंक फूड्स हैं जो कि यंग बच्चियाँ जेनजी इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वही आपके चेहरे के ऊपर नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके साइड इफेक्ट होता है एक्नी स्कार। अब CO2 फ्रैक्शनल लेज़र के रोल्स में एक वन ऑफ द रोल ये है कि एक्नी स्कार्स को एड्रेस करती है, उसको कम करती है, उसकी जो स्कार्स होते हैं उनकी डेप्थ को कम करती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका डाउन टाइम भी होता है। लेज़र कराने के बाद कम से कम भी 1 वीक तक इसका जो है डाउन टाइम होता है, क्योंकि स्किन पील ऑफ हो रही होती है, चेहरा आपका रेड हो सकता है, उसके ऊपर जो है केयर करनी पड़ती है, उसको टॉपिकल एंटीबायोटिक कवर देना पड़ता है। अगर ये नहीं देंगे तो क्या होगा, उससे आपके चेहरे के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है, चीज़ें मजीद ख़राब हो सकती हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं बात पहले कर रहा था कि आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो एक्नी का आप किसी के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रोसीजर प्लान करें। ऐसा कभी ना करें कि जी कि मैं किसी के पास चला जाऊं और जी मैं कहूं कि मेरा CO2 फ्रैक्शनल लेज़र कर लें। उसकी रीज़न ये है कि डॉक्टर ने देखना है कि आपका कौन सा प्रोसीजर क्या होने वाला या नहीं होने वाला। CO2 फ्रैक्शनल लेज़र का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि हमारी जो एशियन स्किन है, एशियन स्किन में ये हाइपर पिगमेंटेशन कॉज कर सकता है। अगर CO2 फ्रैक्शनल लेज़र की जो आपने शुरू में बात की, अगर उसकी एनर्जी, उसकी डेप्थ, उसको प्रॉपर्ली सेट नहीं किया गया, वो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप स्कार्स को एड्रेस कराने गए हैं और आप छाया क्रिएट करवा के आ गए हैं, तो इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखने की जरूरत है। आप बात मेरे ख्याल बीच में रखी थी कि इसका जो टारगेट है वो हम बात कर रहे हैं कि जो स्किन को अनइवन स्किन हो जाती है आपकी एक्नी स्कार्स की वजह से, उसको ये इवन करता है, स्मूथ करता है, पील ऑफ करता है। तो पील ऑफ करने के जो बाकी ट्रीटमेंट एक ज़माने में बहुत सुनते थे, केमिकल पील भी यूज़ होता था, वो भी यही काम करता है। देखिए, वो करते हैं लेकिन उनका कोई इतना मेजर रोल नहीं है एक्नी स्कार्स के लिए। हमने ये बात ये की कि CO2 फ्रैक्शनल लेज़र का जो है एक्नी स्कार्स के लिए, इवन कि हमारे फेस के ऊपर, कुछ लोगों के फेस के ऊपर लार्ज पोर्स बन जाते हैं। हाँ, पोर्स और रिंकल्स, बिल्कुल ऐसे। पोर्स और रिंकल्स के लिए भी CO2 फ्रैक्शनल लेज़र का रोल है कि ये इसका पोर्स को थोड़ा सा कम करता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक तो कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर आप करा रहे हैं या एस्थेटिक प्रोसीजर करा लें, उसमें रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। रियलिस्टिक अप्रोच मीन कि आप जो एक्सपेक्टेशन रखें वो रियलिस्टिक रखें, आइडियल ना रखें। ये ना एक्सपेक्ट करें कि जी कि मैंने अगर CO2 फ्रैक्शनल लेज़र करा लिया है तो आज मैंने ये कराया है और मेरा जो 1 सेशन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें इसके मल्टीपल सेशंस करने पड़ सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, वहाँ पर तो असल मसला है कि चीज़ इसी तरह एक एडवर्टाइजमेंट की तरह दिखाई जाती है। ऐसा ही है कि कोई साहिब या साहिबा अपना ट्रीटमेंट करवा के निकलें और वो जैसी क्लिनिक से बाहर निकलें वो चमक दमक रहे हैं। अब ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं खुद भी चाहूँगा कि मैं किसी ऐसे क्लिनिक पे जाऊँ और वापस निकलूँ तो मैं बिल्कुल चमक दमक शुरू हो जाए मेरी भी, बट रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। हमें जो जेनजीज को गाइड करना है कि आप थोड़ा सा रियलिटी को वो करें, एक्सेप्ट करें कि ये एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है। प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसके सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं, और अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो उसके बेनिफिट्स की बजाय ड्रॉबैक्स आ जाएंगे। मैंने पहले बताया कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये हाइपर पिगमेंटेशन कॉज कर देता है। हाइपर पिगमेंटेशन में चेहरे के ऊपर छायां बन जाती हैं। अब आप देखेंगे आप स्कार्स का ट्रीटमेंट करवाने गए हैं और आपके चेहरे के ऊपर छायां बन गई हैं, तो उल्टा उसका हिसाब हो गया। तो इसलिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर से ही प्रोसीजर करवाएं, ताकि इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो मिनिमाइज हो सकें और वो उस तरफ आप ना जाएं और उस चीज़ से आप बच जाएं। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वही बात आ गई कि डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, डॉक्टर है वो आपको डिसाइड करेगा। लेकिन जो हम सोशल मीडिया पे साइड आप कह लें कि एक तस्वीर का तारीख पहलू जो है वो नहीं नज़र आता। एक तो इफेक्ट हो गया पिगमेंटेशन का, इसके अलावा और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? ये किसी ख़ास एज ग्रुप को टारगेट करती है कि मतलब आप एक ख़ास एज ग्रुप के अंदर करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं,
या फिर ये एक ख़ास जो हमारी एशियन स्किन या पाकिस्तानी स्किन की आपने बात की थी, तो ये जो CO2 लेज़र है ये ख़ास तौर पर हमारी स्किन के लिए हाइपर पिगमेंटेशन पैदा कर सकती है, इसके अलावा और क्या साइड इफेक्ट? देखिए हमारी स्किन के लिए जो हमारी एशियन स्किन है या पाकिस्तानी स्किन है, हमारा ब्रिटिश कलर नॉर्मल जो कलर है यहाँ के लोगों का, उसमें इसकी हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा जी कि और ये जो है और सवाल क्या था अपना, एक तो हाइपर पिगमेंटेशन का और दूसरा आपने मतलब जो हमारी स्किन के ऊपर और क्या इसके असरात हो सकते हैं? और ये कि जो इसका डाउन टाइम होता है उसमें आपकी स्किन बहुत वल्नरेबल कंडीशन में होती है कि जब इसकी स्किन पील ऑफ हो रही होती है, तो पील ऑफ के दौरान अगर आपने सन एक्सपोजर ले लिया या अगर आप बाहर चले गए या फिर आपने जो डॉक्टर ने एडवाइस की थी कि आपने टॉपिकल कवर यूज़ करना है एंटीबायोटिक का, वो आपने प्रॉपर यूज़ नहीं किया, तो उससे क्या होगा कि वो स्किन की जो पूरा का पूरा टेक्सचर डिस्टर्ब हो जाएगा। ये उसका साइड इफेक्ट है कि अगर आपने प्रॉपर प्रोसीजर करवाया है तो इसके लिए आपको 1 वीक का डाउन टाइम चाहिए होता है। तो CO2 फ्रैक्शनल लेजर प्लान ही तब करें जब आपके पास इतना टाइम हो कि आप 1 वीक रेस्ट कर सके, तब आप ये प्लान करें। रेस्ट में ये नहीं होता कि आपने बेड पे लेटे रहना होता है, रेस्ट में ये होता है कि आप सन एक्सपोजर से अवॉइड करें, तेज धूप में बाहर ना जाएं, तेज लाइट के नीचे ना जाएं, स्किन की प्रोटेक्शन करनी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्नी स्कार्स या एक्नी ट्रीटमेंट तो पहले की चीज़ हो गई, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट आ गई, यानी स्कार्स, और स्कार्स के लिए हम पहुंच गए एक डॉक्टर के क्लिनिक पे, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो एक तो आपने ट्रीटमेंट बता दिया जिसका आजकल बहुत चलन है, बहुत चर्चा है, यानी कि ये CO2 फ्रैक्शनल लेज़र। इसके अलावा जो और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें जो आपके पास अवेलेबल हैं, जो कि किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल हैं, माइक्रो नीडलिंग आई थिंक, या दीगर जो स्कार के ट्रीटमेंट है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि लोग तो बहुत जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं तो रिजल्ट भी बहुत क्विकली आना चाहिए। लेकिन जो एक्नी स्कार्स के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है ना, वो तो CO2 फ्रैक्शनल लेजर है। इसमें हम अवेलेबल जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, माइक्रो नीडलिंग का उस पर रिजल्ट आता है बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको हम सब्सिडेंट थेरेपी बोलते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा रिजल्ट आते हैं वो CO2 फ्रैक्शनल लेजर के आते हैं। सब्सिडेंट थेरेपी के रिजल्ट भी इक्वली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन वो एक हैंड्स ऑन प्रोसीजर है, उसके लिए हमें कोई लेजर मशीन नहीं चाहिए होती है। एक्नी स्कार्स के ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर हम सब्सिडेंट थेरेपी करेंगे तो वो हमें एक हैंड्स ऑन प्रोसीजर करना होता है, उसके लिए हमें मशीन एज सच नहीं चाहिए होती है, लेजर मशीन नहीं चाहिए होती है। CO2 फ्रैक्शनल लेजर को फर्दर जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले बात की कि लार्ज पोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे स्किन की रिजुविनेशन भी होती है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है पील ऑफ हो गई, तो जब पील ऑफ हो गया एग्जैक्टली जब पील ऑफ होगी तो स्किन जब अंदर से फ्रेश स्किन आएगी तो उसकी ग्लो भी इंप्रूव हुई होती है, स्किन आपका टेक्सचर भी इंप्रूव होता है, जो उसकी इलास्टिसिटी भी इंप्रूव हो जाती है। हल्की से अगर स्किन सैगी हो रही है तो वो भी एड्रेस होती है। उसको मेंटेन कैसे करेंगे? मतलब अगर आपने एक ट्रीटमेंट करा लिया कुछ दिन तो डेफिनेटली उसके असरात बहुत बहुत ज़्यादा नुमायाँ होंगे, लेकिन हाउ टू मेंटेन दैट? देखें, अगर हम स्किन की ग्लो की बात करें या रिजुविनेशन की बात करें, उसको मेंटेन करने का बहुत ही सिंपल तरीका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप रेगुलर सन ब्लॉक यूज़ करें, वाटर इनटेक बेहतर रखें, स्लीप बेहतर रखें और अपनी जो डाइट है उसको बेहतर रखें, तो आपकी स्किन मेंटेन रहेगी। होता क्या है कि जब आप सन एक्सपोजर में जाते हैं, इन हैवी लाइट्स के सामने बैठते हैं, सन ब्लॉक यूज़ नहीं किया होता, तो वो स्किन को डैमेज करते हैं। तो उस चीज़ से बचेंगे तो आपकी स्किन का जो ड्यूरेशन ऑफ मेंटेनेंस है, जो आपने एक प्रोसीजर कराया है, वो लंबा चलेगा। आपने प्रोसीजर करा लिया और आप रेगुलर बेसिस पे सन में जा रहे हैं तो उसका इफेक्ट में भी 2 से 3 महीने में फेड ऑफ हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट चीज़ मेरे जहन में आई थी, एक्नी स्कार्स तो एक हम देखते हैं, लेकिन एक ज़माने में, अब तो खैर वो बीमारियां उस तरह से नहीं, लेकिन बट स्टिल मीज़ल्स और उसके मैंने पहले भी बात की थी, जो स्मॉल पॉक्स के पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं बाज़ लोगों के चेहरों के ऊपर, और बहुत ज़ाहिर है कि वो एक एस्थेटिकली अच्छे नहीं लग रहे होते। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? ये जो ट्रीटमेंट है CO2 फ्रैक्शनल लेज़र, ये किस हद तक उसको कवर करता है, या आपके पास कोई और उसका बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट और कोई ट्रीटमेंट मौजूद है? देखिए, उसका जो हमारे पास ऑप्शन होती है ना CO2 फ्रैक्शनल लेजर को, उसमें टू सम एक्सटेंट तो रोल हो सकता है, बट हम इसको डेफिनेट ट्रीटमेंट उसका कंसीडर नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमारे पास और भी ऑप्शन, जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम माइक्रो नीडलिंग उसके लिए कर सकते हैं। हम माइक्रो नीडलिंग उस पर असर, माइक्रो नीडलिंग टू सम एक्सटेंट, मतलब ये नहीं कीजिए कि माइक्रो नीडलिंग के बहुत आला रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर, क्योंकि वो वाले जो स्कार्स होते हैं ना, उनको ठीक करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। मतलब दैट्स नॉट इजी टास्क कि हम उसको ये नहीं कह सकते कि उसको हम बिल्कुल ठीक कर लेंगे, हम उसकी इंप्रूवमेंट की कोशिश करते हैं। फिर एट टाइम ऐसा होता है कि अगर स्कार बहुत ही डीप है तो फिर हम उसमें फिलर लगा के उसको वो करते हैं, स्किन को इवन करते हैं, ताकि वो जो डेप्थ बनी हुई है या गढ़ा बना हुआ है उसको हम फिल करते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रीट इट। वो भी यानी ट्रीटमेंट किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन उसके को बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स नहीं आते, वो स्कार डिफिकल्ट टू ट्रीट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।